दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुम्बाड़ हॉरर मूवीज़ के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हमें एक देवी की मूर्ति को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन देवी को सबसे ज़्यादा प्यार था अपनी पहली संतान से, यानी कि हस्तर से। पर आज किसी वेद पुराण में इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि हस्तर को देवी का उसका सारा सोना और अनाज पाना था। सोना तो उसने मनमानी से उठा लिया, लेकिन जैसे ही वो अनाज की तरफ बढ़ा तब बाकी देवताओं ने उस पर प्रहार किया और वो तिनकों में बिखर गया। पर इससे पहले कि वो ब्रह्मांड की धूल में हमेशा के लिए मिल जाता, देवी ने उसे बचा लिया। लेकिन बचाने की एक शर्त थी कि कोई उसे पूजेगा नहीं और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए, फिर एक दिन पूर्वजों ने याद किया और उसके नाम का मंदिर बना दिया। कहते हैं उसी दिन से देवताओं का क्रोध बारिश बनकर तुम्बाड़ पर बरस रहा है। और फिर एक पुराना महल दिखाया जाता है, जिसमें से एक औरत हर रोज सरकार से मिलने जाती है और उससे सोने की मुद्रा के बारे में पूछती है। एक दिन उस महल से लौटने में देर हो जाती है। इस औरत का घर उस पहाड़ी के टीले पर होता है, जहाँ उसके 2 बेटे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, तब बड़ा बेटा घर का दरवाज़ा खोलकर खाना बनाने लग जाता है। उसके बाद अपने छोटे भाई को बुढ़िया के कमरे में खाना देने को कहता है। वह जा ही रहा होता है, तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और थाली छीनकर ले आती है और दोबारा से खाना बनाती है और फिर खाना लेकर उस बुढ़िया के कमरे में जाती है। एक दिन वो बुढ़िया रात को जग जाती है, तब ये औरत डरते डरते उस कमरे के दरवाजे पर जाती है और बोलती है, ए सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और बुढ़िया सो जाती है। कुछ दिन बाद सरकार भी मर जाता है और उसके अगले ही दिन वह औरत अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ छोड़ने वाली थी और पुणे जाने वाली थी, क्योंकि यहाँ उसके लिए अब कुछ नहीं बचा था। अगली सुबह दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे पुणे के बारे में। बड़ा भाई नीचे और छोटा भाई पेड़ की डाली के ऊपर बैठा हुआ था। कुछ देर आपस में बात करते करते अचानक से छोटा भाई पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिससे उसका सर फट जाता है। यह देख बड़ा भाई अपनी माँ को बुलाता है और माँ छोटा भाई को लेकर डॉक्टर के पास जा रही होती है और बड़े बेटे को बोलती है, आज मैं नहीं लौट पाऊंगी, आज तुम बुढ़िया को खाना दोगे और अगर बुढ़िया जाग जाए तो कहना सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और वो वहाँ से चली जाती है। हालांकि रास्ते में ही उसका बेटा मर जाता है और वो लौट रही होती है। यहाँ बड़ा लड़का जिसे बुढ़िया को खाना देने को कहा था, ये डरते डरते खाने की तैयारी कर रहा था। तभी बुढ़िया जग जाती है और वो डरते डरते उसके दरवाजे के पास जाता है और कमरे से बुढ़िया उसे अपने पास बुलाती है। पहले तो वह डर के वहाँ से जाने लगता है और फिर बुढ़िया खजाना 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 ले लो बोलती है। तब यह लड़का, जो हमेशा खजाने के बारे में ही सोचता रहता है, खजाना का नाम सुनते ही उस बुढ़िया के पास जाता है, जहाँ एक बुढ़िया चेन में बंधी होती है, जो काफी डरावनी होती है और बोलती है, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो। यह लड़का दौड़कर खाने लाने जाता है। डर के कारण जो इसकी माँ ने इसे बताया था वो नाम भूल जाता है। तभी बुढ़िया उसके पीछे से आती है और अपना चेन खोलकर उसके पैरों में बांध देती है और उसे घसीटते हुए अपने साथ कमरे में ले चली जाती है। यह लड़का बार बार उस नाम को याद करने की कोशिश कर रहा था। बुढ़िया उस लड़के को अपने खाट में बांधकर अपने गाल से किले निकालकर उसे घोंपने ही वाली होती है। तभी उस लड़के को नाम याद आ जाता है और बोलता है, दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। यह सुनते ही बुढ़िया सो जाती है। तब वो उस खाट से बाहर निकलता है। तभी उसकी माँ आ जाती है, जो रोते रोते उसका जख्म पर दवाई लगाती है। तब ये अपने भाई के बारे में पूछता है, जो अब मर चुका था। उसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसका बड़ा बेटा उसे बार बार कहता है, आई उस बुढ़िया के हाथ पर बांध कर पूछेंगे कि खजाना कहाँ है। तब उसकी माँ उसे डांटते हुए एक सोने का सिक्का उसके हाथ में रख देता है, लेकिन ये नहीं मानता है और बोलता है, ये तो सिर्फ एक है, चलो वापस उस बुढ़िया से सारे खजाने के बारे में पूछेंगे। यह सुनते ही उसकी माँ उसे मारने लगती है और बोलती है कि वादा कर तू वापस तुम्बाड़ नहीं आएगा। काफी मशक्कत के बाद लड़का मान जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब 15 साल बाद वह लड़का फिर से वापस आता है
जो कि अब जवान हो चुका था। फिर वह अपने पुराने वाड़े में जाता है, जहां उसे काफी सारे पेड़ों की जड़ें आपस में उलझी हुई मिलती है। किसी तरह वह बुढ़िया का दरवाजा खोलता है, जहां उसे एक दिल पेड़ की जड़ों में लटकी हुई मिलती है, जो कि अब भी धड़क रहा था। फिर एक सर जमीन में धंसा हुआ मिलता है, जो उस बुढ़िया का था, और वह सर बोलता है, बेटा तू आ गया, और दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद यह आदमी उस बुढ़िया से पूछता है, दादा के मरने के बाद तुझे सती क्यों नहीं बैठाया? तो बुढ़िया बोलती है, कैसे बिठाते, कुएं में उतरने में मैं सबसे तेज थी। फिर यह आदमी बुढ़िया से बोलता है, खजाने के बारे में बता दे, आधा खजाना तेरा। तो बुढ़िया बोलती है, नहीं चाहिए। वह बोलती है, मुझे मुक्ति दे दो, क्योंकि मुझे श्राप लगी है, कभी ना मिटने वाली भूख। बुढ़िया उस आदमी को काफी समझाता है कि मत जा उस कुएं में, लेकिन यह नहीं मानता है, और फिर वह उस बंद पड़े सरकार के बाड़े में जाता है, जहां उसे काफी खोजने के बाद उसे उस देवी की मूर्ति मिल जाती है। फिर वापिस आकर उस बुढ़िया को जला देता है, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद यह पुणे शहर अपने घर जाता है, जहां इसे कोई नहीं पहचानता है, क्योंकि इसका दाढ़ी और बाल काफी बढ़ चुका था और पागलों की तरह दिख रहा था। इसका नाम पड़ा विनायक राव। इसकी वाइफ पैसों की तंगी के कारण आटा पीसने का काम शुरू कर देती है। फिर विनायक राव अपनी पत्नी से कहता है, हम जल्द ही राजा बनने वाले हैं। इसके बाद वो तैयार होकर मुनीम के पास जाता है, जिसका नाम राघव है। राघव विनायक राव को उसके कर्ज के बारे में बताता है कि कर्ज ज्यादा हो चुका है। तब विनायक राव उसे एक सोने का सिक्का देते हैं और बोलता है, आपका कर्ज 38 का था, ये सिक्का 100 का है, 38 काट के 62 मुझे दे दो। और बोलता है, ऐसे ही सिक्के 3 और हैं मेरे पास। यह सुन राघव चौंक जाता है। फिर विनायक राव हर रोज तुम्बाड़ से सिक्के लाता और राघव को बेच देता। फिर एक दिन राघव को एक साथ 16 सिक्के लाकर दे देता है, जो बहुत ही ज्यादा था। यह देख राघव चौंक जाता है और बोलता है, किसी का खून तो नहीं किए हो? सिक्के ज्यादा होने के कारण राघव के पास इतने पैसे नहीं थे। तब विनायक राव बोलते हैं, आज से मेरा उधार रहा आप पर। एक दिन राघव को अंग्रेज अफसर मिलता है, जिससे उसे खास जान पहचान थी। अंग्रेज उसे बोलता है, मैं 1 महीने में यहाँ से जाने वाला हूँ और मैं तुम्हें एक जमीन बेचना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हें 1 महीने का टाइम है। अब राघव को बहुत पैसों की जरूरत थी। तब वह विनायक राव के पास जाता है और बोलता है, मुझे अपना हिस्सेदार बना लीजिए, जिससे आपका काम भी आधा हो जाएगा और जोखिम भी। लेकिन विनायक राव साफ साफ मना कर देते हैं। इसके कुछ दिन बाद उसका एक छोटा बेटा जन्म लेता है और साथ ही साथ वो एक स्कूटर भी खरीद लेता है, क्योंकि अब वो काफी अमीर हो चुका था। यहाँ राघव को जमीन के लिए सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। तब वो एक वेश्या को 50 रुपए में खरीद कर विनायक राव को 800 रुपए में बेच देता है, जिससे कि वो 2 दिन तक उस वेश्या में बिजी रहे। फिर रात को वेश्या विनायक राव को 50 रुपए लेकर सारी बात बता देता है कि कैसे राघव ने उसे 2 दिन तक बिजी रखने के लिए उसके पास बेचा था, ताकि वो खुद तुम्बाड़ से सोना ला सके। यह सुन विनायक राव तुरंत तुम्बाड़ निकल जाता है और वो महल के अंदर जाता है, जहाँ सच में राघव होता है। विनायक राव राघव को झांसे में दिखाकर कुएं के अंदर जाता है एक टिफिन लेकर, और वो कुएं से बाहर आता है कुछ सोने के सिक्के लेकर। यह देख राघव को लगता है कि वो कुएं से सोने का सिक्का लाता है, और विनायक राव वहां से चले जाते हैं। और अब राघव भी उस कुएं में जाता है, जहां उसे एक बड़ा सा बॉक्स दिखता है। उस बॉक्स को खोलने पर उसमें एक रस्सी बंधी थी, जो कि कुएं में जाती थी। अब राघव भी उस रस्सी के सहारे कुएं में जाता है, जहां एक कमरे में पहुंचता है, जो कि किसी मानव शरीर के पेट के अंदर का भाग जैसा दिख रहा था। वो कमरा पूरी तरह से खून से लाल रंग का था, जहां से हर तरफ चिपचिपा लाल टपक रहा था और दीवारों पर दिल धड़कता दिख रहा था। और फिर उसे वह टिफिन दिखता है, जिसमें उसे एक आटे से बने गुड़िया मिलती है। आटे की गंध लगते ही हस्तर वहां पर आ जाता है और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता है। और कुछ देर बाद विनायक राव वहां पर आता है, जहां उसे दीवार पर राघव दिखता है, जो अब पूरी तरह से उस दीवार में धंसता जा रहा था।
और मानो जैसे उस बुढ़िया का हाल हुआ था वैसे राघव का हो गया था। यह देख विनायक राव अंदर ही अंदर रोता है और उसे बोलता है, सो जा राघव वरना हस्तर आ जाएगा। फिर विनायक राव सूखे आटे से गोल घेरा बनाता है जिससे कि वो हस्तर से बच सके, क्योंकि हस्तर अनाज की रेखा को पार नहीं कर सकता था। फिर दूसरी टिफिन से आटे की गुड़िया को बाहर निकालता है। आटे की गंध लगते ही हस्तर फिर वापस आ जाता है। अब की बार विनायक राव आटे से बनी गुड़िया से हस्तर को चिढ़ाता है, जिसे हस्तर को काफी गुस्सा आ जाता है और दौड़कर राघव के पास पहुंचता है और उसका हाथ कबाड़ देता है। फिर विनायक राव तेजी से आटे की गुड़िया को कोने में फेंक देता है, जिसे लाने हस्तर जाता है और फिर विनायक राव हस्तर के कमर में बंधी पोटली को जोर से खींचता है, जिससे बहुत सारे सोने के सिक्के गिरते हैं। हस्तर उस आटे की गुड़िया को खाने में बिजी हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर विनायक राव सोने के सिक्के उठाता है और वो बाहर जाने वाला ही होता है, तभी राघव चिल्लाने लगता है। यह देख विनायक राव उस पर जलता हुआ लालटेन उस पर फेंक देता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके, और फिर विनायक राव जल्दी से बाहर आ जाता है और बॉक्स को बंद कर देता है। ऐसे ही करते करते विनायक राव को 14 साल हो जाते हैं। अब उसकी उम्र हो चुकी थी, जिससे वह उतनी जल्दी रस्सियों पे चढ़ नहीं पाता था। यहाँ उनका बेटा भी बड़ा हो चुका था, तकरीबन 9-10 साल का, और वह अपने बेटे को घर पर ही रस्सी चढ़ने, सिक्के उठाने आदि का प्रैक्टिस करवाता था। विनायक राव उम्र होने के कारण अब कम सिक्के लाने लगा, जिससे थोड़ी तंगी आने लगी। फिर उसका बेटा एक दिन विनायक राव से बोलता है, पापा आज मैंने अच्छी प्रैक्टिस की है और 19वीं बार में 4 सिक्के लाए हैं। उसे अगले ही दिन विनायक राव उसे अपने साथ तुम्बाड ले जाता है, लेकिन उसे सोने के सिक्के लाने के लिए नहीं, बल्कि उसे प्रैक्टिस कराने और वो सारी चीजें दिखाने जो कि विनायक राव खुद करता है। और फिर दोनों कुएं के अंदर जाते हैं। फिर से वही आटे का घेरा बनाते हैं, जिससे कि हस्तर उसे पार ना कर सके। लेकिन उसका बेटा चुपके से अपने साथ उस आटे की गुड़िया को ले आता है। आटे का गंध मिलते ही हस्तर आ जाता है। फिर जल्दी से विनायक राव उस गुड़िया को उसके हाथ से छीनकर कोने में फेंक देता है। गुड़िया को लाने हस्तर जाता है। फिर उसके बेटे को याद आता है कैसे प्रैक्टिस में उसे पोटली खींचने बताया गया था, और वो जल्दी से हस्तर की पोटली को खींचता है, जिससे बहुत सारे सोने के सिक्के गिर जाते हैं और उसका बेटा जल्दी से कुछ सिक्के को उठा लेता है। यहाँ विनायक राव यह सब देखकर घबरा जाता है और वो दोनों जल्दी ऊपर आ जाते हैं। फिर बॉक्स को बंद कर देते हैं। फिर ऊपर आकर विनायक राव जोरदार थप्पड़ अपने बेटे को मारता है और बोलता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना आटे की गुड़िया लाने को। और फिर वो दोनों पुणे वापस चले जाते हैं। विनायक राव रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का देते हैं और बोलते हैं, यह तुम्हारी पहली कमाई है, इसे संभाल कर रखना। इसके कुछ दिन बाद ही भारत आजाद हो जाता है, जिससे तुम्बाड के महल को भारत सरकार 1 हफ्ते के अंदर अपने कब्जे में करने वाली थी। यह सुन विनायक राव काफी चिंतित होता है। इसका बेटा जो इससे भी ज्यादा लालची और अय्यास होते जा रहा था, यह देख विनायक राव उसे खूब पीटता है और फिर उसका बेटा बोलता है, आप गलत तरीके से सिक्के को लाते हैं, क्यों ना हम उस पोटली को ले आते हैं जिसमें से सिक्के होते हैं। यह सुन विनायक राव बोलता है, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम पोटली को ले आए। तब उसका बेटा बोलता है, हम ढेर सारा गुड़िया लेकर जाएंगे, वो एक खाएगा तो हम दूसरी फेंकेंगे, इससे हमें बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। यह सुनते ही विनायक राव चौंक जाता है, क्योंकि यह आइडिया उसके दिमाग में भी नहीं आया था। और फिर दोनों अंतिम बार ढेर सारा आटे की गुड़िया लेकर कुएं में जाता है। लेकिन अंदर जाते ही उन दोनों का होश उड़ जाता है, क्योंकि यह एक हस्तर नहीं, कई सारे हस्तर आ जाते हैं, जो कि एक गुड़िया फेंकते ही सभी तुरंत खा जाते हैं। यह देख इन दोनों को अब समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करेंगे, और ऐसे ही सोचते सोचते काफी देर हो जाती है। तब विनायक राव को एक आइडिया आता है। वो सारी आटे की गुड़िया को अपने शरीर पर बांधता है और रस्सी पकड़कर
ऊपर जाने लगता है। यह देख उसका बेटा उसे काफी रोकता है, लेकिन वह नहीं मानता है और सारे हस्तर भी विनायक राव के पीछे जाते हैं। ऊपर आते ही सारे हस्तर नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि ऊपर भी आटे का घेरा बनाया गया था। इन सभी प्रक्रिया के बीच इसका बेटा भी ऊपर आ जाता है और बाहर आते ही अपने पिता को देखता है, जो कि अब पूरी तरह से उस बुढ़िया और राघव की तरह बन गया था, क्योंकि हस्तर का श्राप था, अगर वो किसी को छू ले तो अगले कई सालों तक अमर हो जाएगा। लेकिन यहाँ उसकी आत्मा अमर होती है, शरीर तो सड़ने लगता है और फिर उसका पिता वह पोटली देता है, लेकिन वह नहीं लेता है, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि लालच के कारण ही उसका पिता का यह हाल हुआ है। और फिर अपने पिता को कहता है, बाबा सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, और फिर उसके शरीर को जला देता है, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से घर चला जाता है और फिर मूवीज खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।